बिहार के अलग होने की ये कहानी काफी दिलचस्प है। यही वो ऐतिहासिक क्षण था जब बिहार के अंधकारमय दौर की हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि बिहार की अलग पहचान ही न बन पाए। शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक उन्नति के अवसर बिहारियों से छीनकर इधर बिहार अपनी उपेक्षा और बदहाली को खामोशी से देखता और सहता रहा। 19वीं सदी के आखिरी दशक में बंगाल प्रांत में 39 कॉलेज थे, लेकिन बिहार में केवल एक सरकारी कॉलेज था। मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा को तो बिहारियों के लिए लगभग नामुमकिन बना दिया गया था। 1893 में लंदन से वकालत की पढ़ाई कर बिहार के आरा का नौजवान सच्चिदानंद सिन्हा ने संकल्प लिया कि बिहार को अलग प्रशासनिक पहचान दिलाने के लिए वो संघर्ष करें। आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी थी। आखिरकार 12 सितंबर 1911 को दिल्ली के दरबार में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा की। तभी तो 100 साल बाद भी चाणक्य, आर्यभट्ट, गौतम बुद्ध और महावीर की धरती बीमारू राज्य से ऊपर उठने की राह देख रहा है। साल 1900, बंगाल। पुरानी इमारतों पर लिखी अतीत की कहानी। अपने ही रंग और मिजाज में सिमटा शहर, सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र। बंगाल, बिहार और ओडिशा पर यहीं से हुकूमत चलती थी। लेकिन बिहार का मिजाज कुछ अलग था। वो लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा था। आवाज तो कई बार बुलंद हुई, लेकिन आंदोलन में वो लौ नहीं थी जिससे मुकाम हासिल हो सके। लेकिन कुछ घटनाओं ने हुक्मरानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बंगाल से बिहार के अलग होने की ये कहानी काफी दिलचस्प है। पूरी कहानी बताने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं, यानी इतिहास का वो पन्ना जिसे खंगालेंगे। आपको बताएंगे कि वो क्या हालात थे जिसकी वजह से बंगाल से बिहार को अलग करना पड़ा। बिहार के नौजवान बंगाल सरकार के भेदभाव और किस फैसले से अक्सर नाराज रहते थे। 22 अक्टूबर 1764 इतिहास बदल रहा था। बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पराजित कर दिया। इस हार के बाद शाह आलम को मजबूर होकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपनी पड़ी। यही वो ऐतिहासिक क्षण था जब बिहार के अंधकारमय दौर की नींव रख दी गई। बिहार जो कभी काफी समृद्ध सांस्कृतिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए पूरे देश में जाना जाता था, उसके उपेक्षा की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे ये सिर्फ एक प्रशासनिक यूनिट बनकर रह गया। 1836 से लेकर 1911 तक बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा रहा। इस दौरान उसे अपनी स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई का दर्जा तक नहीं दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि बिहार की अलग पहचान ही न बन पाए। इतिहासकार गिरीश मिश्र और ब्रज कुमार पांडे अपनी किताब बिहार में जातिवाद स्वतंत्रता से पहले में लिखते हैं कि राजधानी कोलकाता होने का सबसे बड़ा फायदा बंगालियों को ही मिला था। शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक उन्नति के अवसर बिहारियों से छीनकर बंगालियों को मिलते रहे। इधर बिहार अपनी उपेक्षा और बदहाली को खामोशी से देखता और सहता रहा। एक शोधकर्ता लिखते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनने के बाद बिहार के पारंपरिक उद्योग धीरे धीरे खत्म होते चले गए। हथकरघा, कागज, चीनी, टेंट, लाह के आभूषण, बर्तन और शीशे का काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। कलकत्ता के आसपास आधुनिक उद्योग स्थापित होते रहे। वहीं बिहार में 1901 तक केवल मुंगेर के जमालपुर में एक बड़ा कारखाना लगाया गया। ये हालात उस प्रदेश की कर दी गई जो कभी कपास और रेशम के कपड़ों के लिए
दुनिया भर में मशहूर था। 1867 में पेरिस की प्रदर्शनी में बिहार से भेजे गए कपड़े, कालीन और पत्थर की नक्काशी ने दुनिया को अपना कायल बना दिया था। लेकिन बदकिस्मती देखिए, महज 11 साल बाद अंग्रेज अधिकारी W हंटर लिखते हैं कि बिहार में अब किसी भी कारीगरी का नामो निशान नहीं बचा। खेती भी सभी वर्गों का एकमात्र सहारा बन गई है। मतलब ये कि अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो गए और उन्होंने बिहार के उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया। कई जानकार मानते हैं कि बिहार के पतन का सबसे बड़ा कारण शिक्षा और नौकरियों में भेदभाव था। 1844 में अंग्रेजों ने सरकारी कामकाज की भाषा फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर दी। इसका सीधा सीधा फायदा बंगालियों को मिला, क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा में बिहार से काफी आगे थे। 1895 से 1898 के बीच प्रांतीय सिविल सेवा में हर साल 7 नियुक्तियां होती थी। इनमें से 5 बंगाली, 1 मुसलमान और कभी कभी 1 बिहारी चुना जाता था। लेकिन 1899 आते आते तो ये भी खत्म हो गया और कोई बिहारी सेवा में नहीं लिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में 60 जूनियर जज थे, जिनमें केवल 3 बिहार के थे। 1895 से 1898 के बीच नियुक्त हुए 69 डिप्टी कलेक्टरों में से 44 सिर्फ बंगाली थे और केवल 7 बिहारी। शिक्षा सेवा में भी यही हाल थे। 103 अधिकारियों में से सिर्फ 3 बिहारी थे, जबकि 90 पदों पर बंगाली तैनात किए गए। 19वीं सदी के आखिरी दशक में बंगाल प्रांत में 39 कॉलेज थे, लेकिन बिहार में केवल 1 सरकारी कॉलेज था। मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा को तो बिहारियों के लिए लगभग नामुमकिन बना दिया गया था। 1905 तक बिहार में न एक इंजीनियरिंग कॉलेज था और न ही मेडिकल कॉलेज। उस समय पूरे प्रदेश में केवल 5 मेडिकल डॉक्टर थे। भेदभाव की ये स्थिति ने बिहार और बिहारियों को झकझोर कर रख दिया। सबसे पहले 1876 में उर्दू अखबार मुर्ग-ए-सुलेमान ने बिहार बिहारियों के लिए नारा दिया। अखबार ने मांग उठाई कि नौकरियों में बंगालियों के बजाय बिहारियों को अवसर मिले। 1877 में कासिद अखबार में भी अलग बिहार की मांग को मजबूत किया गया। उनका तर्क था कि बंगाल और बिहार की परंपराएं, भाषा और संस्कृति अलग है। इस एकीकरण में से सिर्फ बंगालियों को फायदा हो रहा है और बिहारियों को नुकसान। 1881 में बंगाल के गवर्नर ने कुछ नौकरियां बिहारियों के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया, लेकिन बंगाली अखबारों और बुद्धिजीवियों के विरोध के बाद ये आदेश भी वापस ले लिया। 1894 में महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार टाइम्स अखबार शुरू किया। ये अखबार धीरे धीरे अलग बिहार आंदोलन का प्रमुख सूत्रधार बन गया। महेश नारायण खुद इस अखबार के संपादक थे और उनके अनुभवों ने इस आंदोलन को धार दे दी। उनके बड़े भाई गोविंद चरण कोलकाता विश्वविद्यालय से MA करने वाले पहले बिहारी थे, लेकिन उन्हें नौकरी पाने के लिए अपमानजनक भेदभाव भी झेलना पड़ा। इस घटना ने महेश नारायण को गहराई से प्रभावित किया। बिहार टाइम्स की स्थापना ने बिहार आंदोलन को नई जान फूंकी। इसे नवजागरण की शुरुआत माना गया। धीरे धीरे अलग प्रांत की मांग आम जनता की आवाज बन गई। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, लेकिन ये विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ, प्रशासनिक आधार पर नहीं। बिहार के नेताओं की उम्मीदें टूट गईं, लेकिन उन्होंने आंदोलन तब तक जारी रखा। 1893 में लंदन से वकालत की पढ़ाई कर बिहार के आरा का नौजवान लौट रहा था। नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। पटना स्टेशन पर उतरते ही उसकी नजर एक बिहारी सिपाही पर पड़ी। उसके बैज पर बंगाल पुलिस लिखा था। ये देखकर युवक की घर लौटने की खुशी काफुर हो गई। उसी वक्त उसने संकल्प लिया कि बिहार को
अलग प्रशासनिक पहचान दिलाने के लिए वो संघर्ष करे। बाद में ये संकल्प उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। सच्चिदानंद सिन्हा का संकल्प रंग ला रहा था। लोग उनसे जुड़ने लगे थे। उन्होंने बिहार के मुसलमान नेताओं अली इमाम, हसन इमाम, मोहम्मद फखरुद्दीन और मजहरुल हक को भी इस आंदोलन से जोड़ा। एक युवक की प्रतिज्ञा रंग लाने लगी थी। 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार को अलग प्रांत बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी बीच कुछ बिहारियों को भी प्रशासनिक पद मिलने लगे। 1907 में वकील शरफुरुद्दीन हाईकोर्ट के जज बने। 1908 में अली इमाम सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल में शामिल किए गए। 1910 में सच्चिदानंद सिन्हा और मजहरुल हक को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। इससे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी थी। आखिरकार 12 सितंबर 1911 को दिल्ली के दरबार में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा की। 22 मार्च 1912 को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ और 1 अप्रैल 1912 से बिहार और उड़ीसा एक नए प्रांत के रूप में अस्तित्व में आए। पटना को नए प्रांत की राजधानी बनाया गया और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ नियुक्त कर दिया गया। बिहार का बंगाल से अलग होना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि एक पहचान और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। दशकों तक उपेक्षा झेलने और संघर्ष करने के बाद ही बिहारियों को अपनी अलग आवाज मिली। शिक्षा, नौकरियों और उद्योगों में लगातार हुए भेदभाव ने बिहार को अलग प्रांत बनने की राह पर धकेला। 1 अप्रैल 1912 केवल एक तारीख नहीं है बल्कि ये बिहार के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। ये उस संघर्ष और आंदोलन का परिणाम है जिसने बिहारियों को अपना स्वतंत्र अस्तित्व वापस दिलाया। बिहार को बंगाल से अलग हुए करीब 113 साल बीत गए, लेकिन दर्द अभी बाकी है। पहले अंग्रेजों ने उपेक्षा की। आजादी के बाद भी बिहार लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है। तभी तो 100 साल बाद भी चाणक्य, आर्यभट्ट, गौतम बुद्ध और महावीर की धरती बीमारू राज्य से ऊपर उठने की राह देख रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।